चलो उसके बाद लिखिए शॉर्ट एंड बाउमन रिएक्शन के बाद लिखिए आप लोग फिनॉल से बनाओ इथॉक्सी बेंजीन। फिनॉल से बनाइए इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, फिनॉल क्या है? ये से बनाना है इथॉक्सी बेंजीन। तो इथॉक्सी बेंजीन क्या चीज है? ये बेंजीन के ऊपर OCH2CH3 एथऑक्सी बेंजीन। सही है, इथॉक्सी बेंजीन। कैसे बनेगा इथॉक्सी बेंजीन भैया? देखो सबसे पहले क्या कर लेना, फेनॉल से इस तरीके का डेरिवेटिव अगर बनाना हो तो पहले आप लोग जो है सोडियम फेनॉक्साइड बना लिया करो। इसमें पहले क्या डाल दो NaOH, तो H और OH क्या बना देगा? H2O और बन जाएगा फेनॉक्साइड। बेंजीन के ऊपर ONA, ये क्या बन गया? सोडियम फेनॉक्साइड। और सोडियम फेनॉक्साइड में सोडियम फेनॉक्साइड में CH3CH2I ऐड कर दो तो NaI अलग हो जाएगा और बन जाएगा OCH2CH3। सिंपल रिएक्शन है, जल्दी से करिए, अगली करते हैं। जल्दी जल्दी कर लो। शेखर कहाँ थे भैया? मॉफी क्या? तो कुछ पढ़े बड़े मौसी के यहाँ नहीं पढ़ाई की है? तो एक दिन क्या तो रात को 50 सवाल लगा दिए, उसके बाद ये अगले दिन बीमार। फिर कंटिन्यू हो गया। अगला करिए, फिनॉल से एनिलीन। फिनॉल से एनिलीन। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन OH, ठीक है। एनिलीन क्या होता है? NH2। तो इसमें सीधा अमोनिया डाल दीजिए एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, ये वाला H और ये OH क्या बना देगा? H2O बना देगा और यहाँ पे ZnCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। चलिए, फिनॉल में PCl5 डालोगे तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, POCl3 प्लस HCl बन जाएगा। ये भी पढ़ी हुई रिएक्शन है, इसमें कुछ अलग है नहीं ऐसा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब लिखो इसके बाद टॉपिक डालो, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। हम लोग ने अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। फिनॉल्स का एसिडिक नेचर समझ लेते हैं एक बार। आओ सब लोग बोर्ड पे देखो बेटा, ये फिनॉल। अब भैया ध्यान दीजिएगा, फिनॉल में O पे क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है।
और बेंजीन की रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की होती है। सबको पता है ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। मतलब ये रेजोनेंस होगा यहाँ पे, ये लोन पेयर रेजोनेट करके यहाँ क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड, और ये डबल क्या करेगा? ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे OH, बाकी डबल बॉन्ड अपनी जगह पे रहेंगे। ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे क्या ले आया? लोन पेयर, और यहाँ पे क्या चार्ज आ गया? प्लस। ये लोन पेयर रेजोनेट करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, इस डबल बॉन्ड ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। फिर ये लोन पेयर रेजोनेट करके यहाँ क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड, ये डबल और ये आने वाला डबल क्या करेगा? ये बॉन्ड टूट के फिर से यहाँ पे ले आएगा। सही है? यहाँ आया, यहाँ टूटा, यहाँ आया। सही है? फिर से ये वाला लोन पेयर रेजोनेट करके यहाँ डबल बनाएगा, ये डबल इस डबल को रिपेल करेगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ क्या ले आएगा? लोन पेयर ले आएगा। और फिर से ये चीज होगी, ये यहाँ, ये बॉन्ड टूट के। सही है? अब इन सब चीजों से समझ में क्या आया हम लोग को कि जो O है उस O पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना भाई? फेनॉल के O पे हल्का सा क्या चार्ज आ रहा है? देखो, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो फेनॉल के O पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अब हम लोग अगर क्या करें, सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग फेनॉल को इस तरह से सोचें तो भाई लगातार रेजोनेंस तो हो ही रहा होगा, लगातार रेजोनेंस होगा तो ज्यादातर टाइम O पे क्या चार्ज होगा? हल्का सा प्लस चार्ज होगा। अब हम लोग अगर इसको पानी में डाल दें, एक्वस सॉल्यूशन में डाल दें, तो ये वाला पॉजिटिव इस H के पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, जिससे ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, और H2O और H आपस में क्या बना लेंगे? H3O प्लस, और फिनॉक्साइड आयन अलग हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। बोले बात समझ में आई? मतलब ये स्टेबल नहीं है, हम इसको ऐसे बनाएंगे, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा ऐसे। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब है फेनॉल पानी में डालने पे हाइड्रोनियम आयन आसानी से क्यों बना ले रहा है? क्योंकि फेनॉल के O पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया है? रेजोनेंस की वजह से आया, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फेनॉल्स आर एसिडिक बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ बेंजीन रिंग। आ गया समझ में? कर लो, बना लो। और अंश बाबू बढ़िया तो है। ये लेट का आ रहे हो? लेट का आ रहे हो? घुमा के ला रहा था। सुबह क्यों नहीं आए? सुबह क्यों नहीं आए? काम तुम भी बड़का या आलसी आदमी हो पढ़ाई लिखाई में। खुद टीचर बुला रहे हैं पढ़ाने के लिए तो भी नहीं आते हो, हैं? जिस दिन जो है घंटी नहीं बजाओगे तो उस दिन प्रिंसिपल बुलाएगा कि आज घंटी क्यों नहीं बजाओ, पीरियड खत्म हो गया है। फिर भी नहीं जाओगे प्रिंसिपल के पास? नहीं जाओगे? नौकरी से निकाल देगा। समझ में आ रहा है? नालायक कहीं के। हाँ देखिए सब आ गया समझ में? एक चीज नोट करके लिखो, फेनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। फेनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। फेनॉल्स एल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक, यही सेम रीजन है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। Phenols are more acidic than alcohol because of resonance stabilization. रेजोनेंस की वजह से।
क्लियर हो गया? अच्छा, इसी रेजोनेंस की वजह से फेनॉल्स ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग भी होते हैं। अभी रिएक्शंस करेंगे ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली। ठीक है, इसी के अंदर टॉपिक डालो आप लोग एसिडिक नेचर के इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप on acidic nature of phenols, effect of electron withdrawing group on acidic nature of phenol. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, CN ग्रुप या कोई हेलोजन ग्रुप, ये सारे के सारे कौन से ग्रुप हैं? ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे, क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी चीज समझना। एक बेसिक आइडिया ले लो पहले बेटा सब लोग, एक ओवरऑल बात समझना। ये फिनॉल है और इस फिनॉल में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। मान लीजिए हमने यहाँ पे NO2 लगा दिया, सही है। अब पहली बात तो ये कि इसका एसिडिक नेचर था क्यों? इसका एसिडिक नेचर इसलिए था क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जिसकी वजह से O के इलेक्ट्रॉन को ये खींच के रेजोनेंस शुरू कर देती है। बेटा सुन रही है? O की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के O पे क्या चार्ज ले आती हैं? प्लस। इसके पॉजिटिव की वजह से H का पॉजिटिव रिपल होता है, जिससे H निकालना क्या हो जाता है? पानी में H निकालना आसान हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ही, ये है, एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ गया, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ गया ना, -I इफेक्ट जो है वो बढ़ गया। यहां पे रेजोनेंस हो रहा था, R इफेक्ट हो रहा था, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे। यहां पे R इफेक्ट के साथ -I इफेक्ट भी आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी आ गया। तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बढ़ा देगा, जिससे O पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा क्योंकि नेगेटिव कम हो गया, और O पे पॉजिटिव और बढ़ जाएगा तो H को निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर क्या करता है, ग्रुप क्या करता है? एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। आ गया समझ में? क्या लिखोगे इसमें? यही लिख दो इसमें जो हमने भी बनाया है, यही चीज नोट। चलो, तो ये तो क्लियर हो गया। अब ये नाइट्रो ग्रुप जो लगा है, NO2 या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ये कहाँ लगे कि एसिडिक नेचर ज्यादा बढ़े? ऑर्थो, पैरा, मेटा, इस पे भी देखते हैं हम लोग जरा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा कि भैया फिनॉल, पी नाइट्रोफेनॉल, इसका नाम क्या है? पी नाइट्रोफेनॉल, सही है। फिर है ओ नाइट्रोफेनॉल, ओ नाइट्रोफेनॉल। फिर है एम नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। और एक तरफ है सिर्फ फेनॉल। तो ये तो बात है कि इन तीनों का एसिडिक नेचर जो है इससे तो ज्यादा ही होगा। अब इन तीनों में से किसका सबसे ज्यादा होगा ये देखना है। तो पी नाइट्रोफेनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है क्योंकि पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर यानी कि -I इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक है। फिर ऑर्थो पे होता है और फिर कहाँ होता है? मेटा पे होता है। उसी के नीचे ये चीज लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है।
ज़्यादा स्टेबल। देख लिया, इसका रीजन लिख लो। अब 1 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो जरा बेटा सब लोग। ये इसमें क्या होगा, सीधा सीधा रीजन है। देखो आर इफेक्ट तो हो गई और माइनस आई इफेक्ट होगा इसमें, उसी के नीचे आपको लिखना। इसमें भी आर इफेक्ट के साथ क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। पैरा पे ज्यादा डोमिनेंट होगा, स्टेबल भी ज्यादा ये होता है, ठीक है। मेटा पोजीशन पे इसके इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेट करके यहां नहीं आएंगे भाई। फेनॉल जब रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां बढ़ाएगा, ऑर्थो और पैरा पे तो बढ़ाएगा, मेटा पे तो बढ़ाएगा नहीं। तो क्योंकि इस ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं विड्रॉइंग नेचर की वजह से इन दोनों के, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं इसको रेजोनेंस में नहीं ला पाएंगे, जिसकी वजह से यहां पे सिर्फ आई इफेक्ट होगा, आर इफेक्ट नहीं होगा। और यहां पे सिर्फ कौन सा इफेक्ट होगा, आर इफेक्ट होगा। इसीलिए क्योंकि इन दोनों में आर प्लस आर और माइनस आई दोनों हो रहा है, इसमें सिर्फ आई हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है। और कौन सा इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट होता है, आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट। हाँ, वो क्लोरीन और हेलोजेंस के लिए काम आता है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के लिए नहीं, हेलोजेंस के लिए वो सही लगता है। मतलब वो तुम्हारी बात सही है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाएगा, तो क्लोरीन वाले कंपाउंड्स के लिए या फ्लोरीन या हेलोजन कंपाउंड्स के लिए काम आ जाएगा। मतलब अगला जो हम बताएंगे, ये लिख लिया, उसके नीचे ये लिख लेना आर माइनस आई, आर माइनस आई, माइनस आई। ठीक है, हेलोजेंस के लिए ये चीज थोड़ी सी अलग हो जाएगी, ठीक है। लिखो एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या कहोगे, यही ट्रेंड है, पर क्योंकि इससे अलग है इसलिए हम एक्सेप्शन निकलवा दे रहे हैं, ठीक है। देखो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, फिनॉल। अब हम एक हेलोजन लगा देते हैं, पी क्लोरोफिनॉल, एम क्लोरोफिनॉल, ओ क्लोरोफिनॉल। अब क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, समझ रहे हो। तो इसमें जो होगा वो क्या होगा, मतलब सब में माइनस आई इफेक्ट तो हो गई। अब क्लोरीन यानी कि हेलोजेंस के केस में क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितनी कम दूरी होगी उतना ज्यादा आई इफेक्ट लगेगा, जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना कम लगेगा। तो अब ये रीजन, मतलब ये एसिडिक नेचर हो गया हेलोजेंस, ठीक है। कर लो, हाँ लगेगा, लेकिन वो फिर से मैं कह रहा हूँ माइनस आई इफेक्ट प्रीडोमिनेंट है रेजोनेंस से। हाँ बहुत सारे नाटक है ना जहां आई इफेक्ट और आर इफेक्ट दोनों लग रहा हो, इसका मतलब आई इफेक्ट को ध्यान दो हमेशा। नीचे भी यही हुआ, ये देखो ना, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस आई। इसमें रेजोनेंस हो रहा है केवल, तो माइनस इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। छोटी छोटी चीजें हैं, दिमाग में बैठानी पड़ती है। हो गया, ये लिख लिया सबने।
देखो इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर बोला गया, बेटा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपसे बोला गया इन सभी को इनके के वैल्यूज के हिसाब से अरेंज कीजिए, तो जिसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा उसकी के वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो ये सारे के सारे अपने के ही ऑर्डर में लगे हुए हैं, ठीक है। जिसका एसिडिक नेचर ज्यादा उसका के क्या है, ले। एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, हाँ pH इज इक्वल टू pKa, मतलब इससे pKa निकल रहा था ना, माइनस लॉग Ka, याद है। अच्छा, जिसका Ka ज्यादा उसका pKa वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो अगर आपको pKa वैल्यूज अरेंज करने को बोले पोटेंशियल ऑफ Ka, तो आप लोग एसिडिक नेचर के उल्टे क्रम में अरेंज कर देना। आगे सबको समझ में, शिखर बाबू और क्या है तो जो पढ़ाए थे कल नोट कर लिए थे। चलो बढ़िया। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट। अगला लिखो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब देखो भैया इसके बाद फिनॉल्स के एसिडिक नेचर, जैसे ये फिनॉल सही है, इन जनरल बात कर रहे हैं अभी हम, और ये लगा दिया हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3, है ना, CH3 लगा दिया। कोई भी और क्या लगा सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में, देखो रेडिकल ग्रुप हो सकता है, मतलब CH3 ग्रुप हो सकता है, ऑक्सी एल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है, सबको पता है ना ये बातें। तो ये सब कौन से ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक बात है। और कोई एक आध और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बता दो। अमोनिया, ये भी कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं ये क्या करते हैं, समझना भाई, इसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन खींचा था, इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से ये पॉजिटिव H के पॉजिटिव को क्या कर रहा था, जिससे H निकालना आसान हो जा रहा था। तो इसके खिंचाव की वजह से O पे पॉजिटिव बढ़ा था ना। ये भाई साहब खींच रहे हैं, ये भाई साहब दे रहे हैं। ये खींचने वाला ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, देने वाला ग्रुप है। मतलब ये रेजोनेंस करा रहा है और ये प्लस आई इफेक्ट कराए दे रहा है। ये सिर्फ करा रहा है R, ये करा रहा है R के साथ प्लस आई, मतलब ये और एसिडिक नेचर को कम किए दे रहा है। ये इसको दिए दे रहा है नेगेटिव, तो इस पर नेगेटिव बढ़ जाएगा, H को खींच लेगा, H को निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। समझ गए। तो क्या लिखोगे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक नेचर, जैसे विड्रॉइंग से बढ़ता था। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक नेचर। ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। आगे समझ में। अब कहां कहां कैसे ऐसे होंगे वो देख लेते हैं, कौन कौन कहां कहां कैसे कैसे। टेस्ट हो गया, अब कितने बचे हैं अभी, फिजिक्स मैथ बचा है, केमिस्ट्री कैसा हुआ, ठीक ठाक गया, कठिन आया गया तो कहे ठीक ठाक गया, पूरा करके आते नहीं, सारे करके आए। अच्छा
आप लोग का भी सही है। हाँ भैया इधर देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ लगे कि फायदा हो, मतलब फायदा क्या हो, एसिडिक नेचर समझो। ये फिनॉल देखना बेटा, एम अच्छा नाम क्या है, इसका एक कॉमन नाम भी हमने बताया था आपको, क्रेसोल। क्रेसोल बताया था कि नहीं बताया था? ये एम क्रेसोल नहीं है, देखो पन्ना पलटो, बताया था कि नहीं बताया था? पी क्रेसोल, ओ क्रेसोल, ठीक है। ये हो गया एसिडिक नेचर। इन सबके नाम जरूर याद रखना, फेनॉल, एम क्रेसोल, पी क्रेसोल, ये ऐसे ही आएगा पेपर में, ये ओ क्रेसोल, ठीक है। पल्लू निखिल फिर से, हाँ फिर वही नाटक हो गया डिस्टेंस वाला ना। हाँ देखिए इधर, क्योंकि ये CH3 ग्रुप सबसे ज्यादा करीब है OH ग्रुप के, इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट यही करेगा ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इसी का होगा ना, तो सबसे तेजी से माइनस देने की वजह से इस पे माइनस सबसे ज्यादा होगा, और माइनस सबसे ज्यादा होगा तो इस H को खींचेगा अपनी तरफ, जिससे H को निकालना मुश्किल हो जाएगा, जिससे कम एसिडिक हो जाएगा। अनंत क्या समझाया अभी अभी हमने, ये क्यों है सबसे ज्यादा सबसे कम एसिडिक? अब बताओ, नहीं अभी चप्पल निकाल रहे हैं हम पगले हैं, हम बता रहे हैं और आप पता नहीं क्या लिख रहे हो। बताओ बेटा, आए नहीं अभी हम वहां पे। चलो अमन बताओ। पॉजिटिव दे देगा वाह बेटा। अरे ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्रोटॉन डोनेटिंग नहीं है। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये सबसे ज्यादा करीब है O के, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कराएगा, और सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कराएगा, इसलिए सबसे ज्यादा नेगेटिव इस O पे होगा। नेगेटिव इस O पे जितना ज्यादा होगा आनंद बाबू, H के पॉजिटिव को खींचेगा, H का निकलना मुश्किल होता चला जाएगा। बात समझ में आई आनंद बाबू? नहीं आई ना? आ गई। ये दूर है, ये क्या है, तो ये इसका असर जो है इस पे क्या होगा, कम होगा, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है इसके मुकाबले। और ये तो भैया मेटा पे है, मेटा पे है, इसका मतलब यहाँ पे जो रेजोनेंस भी हो रहा था वो भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? और यहाँ तो नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो क्या किया, तो इतना आसान तो है। चलिए लिखिए, क्लियर हो गया? एक रिएक्शन लिखो, चल रहा है इससे समझ में आ, किसी ने पढ़ा था घर जाके, इससे किसी ने देखी थी वीडियो कल वाली जो बनाई थी, समझ आती है? आप लोगों ने देखी थी? हैं? अरे चलो अच्छा ठीक, जब मन करे तो देख लेना। ठीक है, तो तुम लोग तो सामने से ही पढ़ो, तुम लोग क्या देखो, है ना? लिखिए, फिनॉल से बेंजीन बनाइए, फिनॉल से बेंजीन। अब यहां से हम जितनी भी रिएक्शन पढ़ाएंगे समझ लो इस चैप्टर के प्राण हैं, समझ में आ रहा है? फिनॉल से बेंजीन, अंज बाबू ध्यान से देखना, फिनॉल क्या होता है?
बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन मतलब बेंजीन, ठीक है। तो फेनॉल से बेंजीन बनाएंगे तो इसमें आप लोग सिर्फ जिंक डस्ट ऐड कर दो, तो ये Zn और ये O क्या बना देगा, ZnO बना देगा और H यहाँ लगा रह जाएगा। इस रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए, अरे यार ले जिंक डस्ट, ठीक भैया, कोई समस्या, थोड़ा गर्म कर लेना, चलो जिंक डस्ट से काम चल जाएगा। अभी इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग अगला कन्वर्जन करेंगे। लिखिए एनिलीन से बेंजीन, एनिलीन से बेंजीन, ठीक है। सानिया उठ जाइए बेटा, अच्छा लिख रही है, ओके। एनिलीन से बेंजीन, अनामिका आज भी नहीं है, अच्छा कोई बात। एनिलीन से क्या बना रहे हैं, बेंजीन बना रहे हैं। आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं, बस ट्राई करोगे क्या एनिलीन से बेंजीन। ये बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन हो गया और बनाना क्या है, बेंजीन बनाना है। चलो बताएं कि कोई बता ले जाएगा, कोई ऐसा है जानवी, अरे बेटा ट्राई कीजिए। प्रियम, तिवारी जी, यश बाबू, किसी मेटल का हाइड्राइड, किसी मेटल का हाइड्राइड करेंगे, कहाँ सोचे, क्या सोचे, गलत तो है ही, गलत तो है। अच्छा कोई बात नहीं, बहुत गलत है, इधर देखो। एनिलीन से क्या बनाना है, बेंजीन, ठीक है। इसमें आप लोग पहले तो HNO2 प्लस HCl डालो, डाई एजोटाइजेशन लो। NaNO2 प्लस HCl या HNO2 प्लस HCl क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर N2Cl और पानी अलग हो जाएगा, ये बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसमें पानी डाल दो H प्लस OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो HCl अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी और क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। सही है। अब आप लोग जानते हो फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे। इसमें जिंक डस्ट अब यही लिख दें हम भैया, शिखर, जिंक डस्ट ZnO बन जाएगा और ये बन जाएगा बेंजीन। आ गया समझ में, कर लो। चलो लिख लिया सबने बेटा, ये लिख लिया, अगली रिएक्शन करो। चलो लिखिए इसके बाद रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। देखो एक कलर याद रखने होंगे, फिनॉल जो है वो FeCl3 से कंबाइन करके वायलेट कलर देता है। एल्कोहल्स ये रिएक्शन नहीं करते, CH3 CH2OH FeCl3 से कंबाइन नहीं करता। अब आपके देखो एक रिएक्शन की मदद से डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बनेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल। तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में क्या लिखना, फिनॉल्स रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड टू फॉर्म वायलेट कलरेशन, अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड। आगे समझ में। इसी प्रकार अलग अलग हैं, देखो ओ क्रेसॉल जो है FeCl3 से कंबाइन करके ब्लू कलर बना रहा है। इसी प्रकार अलग अलग कंपाउंड FeCl3 से कंबाइन करके अलग अलग चीजें बनाते हैं। आ गया समझ में।
फिलहाल आप ये दोनों लिख दीजिए विद एफिशिएंसी, ठीक है। जल्दी करो। हाँ बेटा, क्या प्रोडक्ट बनेगा इससे मतलब नहीं। प्रोडक्ट बनते हैं वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस, पानी में घुलने वाले बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। वो क्या है कैसे है हमारा उससे अभी कोई मतलब नहीं। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन, हो गया। इसके बाद लिखिए, लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अभी आप सब लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हो, फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देगा? श्रद्धा बताएंगे। श्रद्धा, फिनॉल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देगा? ओएच विड्रॉइंग है। अरे भाई ये विड्रॉइंग है, O पे लोन पेयर है, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा और ऑर्थो की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ यहाँ और यहाँ से H निकालना आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इसलिए है फिनॉल, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसलिए देता है फिनॉल, क्योंकि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस शुरू हो जाता है और ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाती है। इसको लिखवा दें, लिखो। हाँ, कौन बड़ा बड़ा न्यू इलेक्ट्रोफाइल आएगा और H को हटा देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की चाह यहाँ इतनी ज्यादा हो जाती है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा हो जाता है निखिल कि एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा और H के पॉजिटिव को हटा देगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आके H को रिप्लेस कर देगी। मतलब H यहाँ रहना चाहता है, ऐसा थोड़ी सी कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नेगेटिव चार्ज की इच्छा रखने वाला एक सब्स्टिट्यूएंट आके इसको हटा देगा। ठीक है, ऐसे ही समझ में आती है ऑर्गेनिक, है ना भैया अंश बाबू? तुम तो जानते ही हो दुनिया। चलो बहुत बढ़िया। लिखो phenols give electrophilic substitution reactions at ortho and para position। phenols, आराम से बोल रहे हैं, phenols give electrophilic substitution reaction at ortho and para position ठीक है, because of resonance, because of resonance, because of resonance which increases the electron density at ortho and para position, which increases the electron density at ortho and para position, which increases the electron density at ortho and para position। ठीक है, therefore एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन की चाह रखने वाला न्यूक्लियोफाइल, एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन की चाह रखने वाला इलेक्ट्रोफाइल, अरे ऐसे ही लिख दो और क्या, समझ आ जाएगा बाद में। Therefore
एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन की चाह रखने वाला इलेक्ट्रोफाइल substitutes H from ortho and para position. Therefore, एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन की चाह रखने वाला इलेक्ट्रोफाइल substitutes H from ortho and para. नहीं समझ में आया? अब ये थोड़ा इंग्लिश संभाल लेना पेपर में. किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ठीक है. चलो भैया, क्लियर हो गया क्यों देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आराम से. अब कौन कौन सी? पहली लिखो हेलोजिनेशन. पहली लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहली लिखो हेलोजिनेशन. हेलोजन का एडिशन, हेलोजिनेशन, ठीक है. अब भैया हेलोजिनेशन कर रहे हैं, इसमें पहला लिखिए, इसमें भी दो हैं, ठीक है. फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है. देखिए फिनॉल दो चार छः ट्राइब्रोमोफिनॉल, सही है. कैसे होगा, क्या होगा? देखो, इसमें 3 ब्रोमीन ऐड कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पानी. ये ब्रोमीन वाटर है. देखो ऐसे ही रिएक्शन पेपर में पूछी जाएगी. व्हाट विल यू ऑब्जर्व, सामने देखिए इधर, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर. अब ब्रोमीन वाटर में ब्रोमीन तो रिएक्टेंट है, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भाई हम लोगों ने SN1 SN2 में पढ़ा था ना, SN1 में, ठीक है. तो पानी हो गया पोलर प्रोटिक, जैसे एक्वस KOH में हुआ करता था. KOH रिएक्शन करता था, एक्वस मतलब वो सॉल्वेंट होता था, वैसे ही है. जिससे यहाँ का H, यहाँ का H और यहाँ का H, 3 जगहों का H इन 3 Br से कंबाइन करके क्या बना देगा, और तीनों जगहों पे Br लग जाएगा. और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट. तो अगर ऑब्जर्वेशन पूछी तो व्हाइट PPT हो गई. रिएक्शन आपको समझ में आई गई होगी. समझ गए भैया? ठीक है. इसी की एक रिएक्शन और अब यहां पे समझिए, मेन चीज समझने वाली क्या है. यहां पे पॉली हेलोजन डेरिवेटिव क्यों बना. ये जो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल है, ये पॉली हेलोजन डेरिवेटिव है ना. कई हेलोजन है ना इसमें, पॉली हेलोजन कंपाउंड है. अब पॉली हेलोजन कंपाउंड क्यों बना, मेन बात तो समझने वाली है. हाँ, मतलब इसी को समझने के लिए पानी का काम है, यहाँ वाटर का ही सारा खेला है. अखंडा बाबू देख रहे हैं. सबसे पहले तो वाटर जो है, पानी जो है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा होती है, किसी चीज को पोलराइज भी कर सकता है. तो होता क्या है कि जब फेनॉल में, सुन रहे, फेनॉल जब पानी से कंबाइन करता है
तो बनता है H2O और H मिलके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन और फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। कौन सा आयन बन गया, फिनॉक्साइड आयन बन गया। फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला मैंने, फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए पानी की वजह से फिनॉल आयोनाइज होके फिनॉक्साइड आयन बनता है। फिनॉक्साइड आयन की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल फिनॉल। तो फिनॉल जो है तीनों जगहों पे ब्रोमीन का रिएक्शन कराता है, सब्स्टिट्यूशन कराता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन तेजी से रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। नहीं समझ में आया, आ गया, फिर से समझ लीजिए बेटा। इधर देख लो एक बार, पहले पानी का खेला समझो। सारा खेला किसका है, पानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अरे सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, मतलब इसमें पोल्स होंगे, प्लस होगा माइनस होगा। तो जब पानी को फिनॉल में डाला तो H2O और H ने क्या बना लिया, और फिनॉक्साइड आयन बन गया। फिनॉक्साइड आयन जो है इसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ ज्यादा है। ये खटाक से रेजोनेंस करेगा, खट 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 खट। क्यों खटाक से करेगा रेजोनेंस, नेगेटिव। यहाँ क्या दिख रहा है, ये नेगेटिव और ये लोन पेयर। नेगेटिव लोन पेयर को क्या करेंगे, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा ना। तो रिपेल करने की वजह से खटाक से रेजोनेंस शुरू होगा, और रेजोनेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसमें तेजी से बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ तेजी से बढ़ेगी तो ये तुरंत Br से रिएक्ट करके तीनों जगहों पे क्या दे देगा, Br। और अगर सिर्फ ये रिएक्ट करता तो एक ही जगह पे आता, ऑर्थो पे आता अलग, पैरा पे आता अलग। वो आगे बताएंगे। पहले तो ये लिखो कि लिखवा दें, लिखवा दें ये चीज। देखो, on using water, ठीक है, which is polar protic solvent, ठीक है, which is polar protic solvent and has high dielectric and has high value of dielectric constant and has 80 होती है ना पानी की, and has high value of dielectric constant and has high value of dielectric constant, ionizes phenol to give phenoxide ion, stop। फिनॉक्साइड आयन तेजी से रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। इसी को इंग्लिश में लिखना है, लिख लोगे। देखो, फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सही है, फिनॉक्साइड आयन is more reactive than phenol towards electrophilic substitution। समझ गए, towards electrophilic substitution, stop। hence phenol gives polyhalogen compound, ये डेरिवेटिव। इसीलिए फेनॉल पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव देता है। ठीक है, ना समझ में आए ना याद आए क्या समझाया था तो वीडियो तो बनी रही है ना। अब तो दोबारा का टेंशन ही नहीं है कि अंश नहीं आए आज कहने के बाद कि कलम आएंगे, तो कम से कम ये तो है घर पे पढ़ लेंगे, है ना। चलो, लिखना था, अच्छा ठीक है।
ये लिख लो उसके नीचे, फिनॉल पानी में डालने पे फिनॉक्साइड आयन, और ये बना दिया था, यही है फिनॉक्साइड आयन। अब इसमें एसर्शन रीजन के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्यों बन रहा है ना, इसमें अपने हिसाब से आप लोग जवाब बना सकते हैं। हटा दें। अभी इसी का दूसरा पार्ट, ये तो पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब हेलोजनेशन का ही दूसरा पार्ट नजरे बोर्ड पे लिखो, हेलोजनेशन का सेकंड पार्ट में लिखो, फिनॉल से 2-ब्रोमोफेनॉल, फिनॉल से 2-ब्रोमोफेनॉल, ठीक है। देखिए फिनॉल ये 2-ब्रोमोफेनॉल, ये आ गया समझ में। अब ये कैसे बनेगा, अगर बेटा देखो जरा, अगर मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बनाना हो तो भी आप ब्रोमीन ही ऐड करोगे, पर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। ये कौन सा सॉल्वेंट है, एप्रोटिक, कार्बन डाइसल्फाइड, लो टेम्परेचर पे, लगभग 243 केल्विन पे, लो टेम्परेचर पे एक बार ये वाला H और Br क्या बनाएगा, HBr, और बनेगा 2-ब्रोमोफेनॉल, और एक बार ये वाला H और ये Br क्या बनाएगा, HBr, और बनेगा 4-ब्रोमोफेनॉल। तो 2 मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स बने हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट में। आ गया समझ में, लिख दो उसके नीचे। ये कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये कौन था, पोलर सॉल्वेंट। अब क्योंकि भैया ये नॉन पोलर है, तो क्या ये पानी को आयोनाइज कर पाएगा, सॉरी फिनॉल को आयोनाइज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो फिनॉल फिनॉल ही रह जाएगा और केवल मोनो हेलोजन डेरिवेटिव देगा। क्लियर हो गया सबको, बहुत बढ़िया। अगला पढ़ते हैं। देखो तो हेलोजिनेशन हो गया, अगला लिखो नाइट्रेशन। क्या लिखोगे, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन फिनॉल से ओ नाइट्रोफेनॉल या 2-नाइट्रोफेनॉल, फिनॉल से 2-नाइट्रोफेनॉल, ये फिनॉल टू नाइट्रोफेनॉल, ठीक है, मोनो नाइट्रोज बनेंगे, ठीक है। इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड कर दो HNO3। तो HNO3 का मतलब आप लोग इसको ऐसे समझो, HONO2। तो एक बार ये वाला H और ये वाला OH क्या बनाएगा, H2O, और एक बार ये वाला H और OH क्या बनाएगा, तो एक बार ये भी बनेगा 4-नाइट्रो। आ गया होगा समझ में, ठीक है। 293 केल्विन पे 20 डिग्री सेल्सियस। आ रहा है समझ में, लेकिन
अंश बाबू समझ आ रहा है? अब आओगे ना रोज हैं? कल आओगे? हाँ इधर देखो, ये हो गया ना। इसी में बेटा ध्यान दीजिएगा, लिखिए अगला, फिनॉल से, देखो फिनॉल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डालो, कौन HNO3 3 थोड़ी, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन तेजी से होगी और यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों के H OH से कंबाइन करके 3 पानी बना देंगे और ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक, ठीक है। अब पिक्रिक एसिड का क्या काम है, ये आपका काम है घर से देख के आना। पिक्रिक एसिड क्या क्या करता है ये आपका काम है, थोड़ा रिसर्च किया करो। अच्छा, ये जो पिक्रिक एसिड बना है इसकी यील्ड बहुत कम है, इसकी यील्ड क्या है, बहुत कम है। यील्ड मतलब जो प्रोडक्ट बना है बहुत कम बना है। इसकी यील्ड, ये तो डायरेक्ट नाइट्रेशन हो गया है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली हमने नाइट्रेशन कर दिया ना। तो पिक्रिक एसिड की जो यील्ड है ये बहुत लो यील्ड है। अब इसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए इनडायरेक्ट नाइट्रेशन किया जाएगा, लिख लो नोट करके। यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड इज वेरी लो, yield of picric acid is very low in the above reaction. Yield of picric acid is very low in the above reaction, ठीक है। Therefore picric acid is usually prepared by indirect method, indirect nitration. Therefore picric acid is usually prepared by indirect nitration of phenol. अब यहां से हम लोग बात, ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ